ऑलमोस्ट खत्म हो गया, नया कुछ भी नहीं आने वाला अभी। जो हमने पढ़ा उसी को हम आगे क्या कर रहे हैं, बस कंक्लूड करेंगे और एक डिफरेंट फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आएगा डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ नेबर्स, उसमें अप्रेजल आ गया। अब हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अप्रेजल दे रखा है वो 2 ही कंट्री का दे रखा है, चाइना का और पाकिस्तान का, इंडिया का नहीं दे रखा। तो अब हम दोनों का अप्रेजल करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर चाइना का अप्रेजल करें तो अप्रेजल का मतलब क्या होता है, आपने देखो अप्रेजल बहुत जगह पढ़ लिया, जैसे एलपीजी में आपने अप्रेजल पढ़ा, जैसे आपने रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल अप्रेजल पढ़ा। तो अप्रेजल जहाँ कहीं भी आ जाता है इसका मतलब उसका फेलियर और अचीवमेंट दोनों आ जाती है उसके अंदर। तो हम यहाँ फेलियर और अचीवमेंट पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हमने पूरी पढ़ ली, डेवलपमेंट पाथ में तो पढ़ा, तो ये डेवलपमेंट पाथ ही है पूरा। ये डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का जो क्रिटिकल एनालिसिस हम जो कर रहे हैं वो डेवलपमेंट पाथ और थोड़ा सा इंडिकेटर से मिला के और ये पूरा एनालिसिस हम करेंगे अभी। तो बेसिकली आपको इसमें नया कुछ भी नहीं आने वाला, देखना भी, बस मैं कीवर्ड बताऊंगा और अभी तैयार हो जाएगा। तो अब हम चाइना की क्या कर लेते हैं, फेलियर्स और अचीवमेंट। ओवरऑल चाइना में क्या फेलियर्स रही और क्या अचीवमेंट्स रही। तो देखिए फेलियर्स में सबसे पहला कीवर्ड आप मान लो, डिड नॉट हैव एनी कंपल्सन। तो कंपल्सन पॉइंट ले लो, कंपल्सन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, ये वाला कीवर्ड मार्क कर लो, कंपल्सन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, ये कीवर्ड होगा। देन सेकेंड पॉइंट का जो कीवर्ड्स है वो आ जाएगा कि में बेसिकली ये आ जाएगा स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये जो माओ पीरियड था उसके अंदर क्या था, देयर वाज अ स्लो ग्रोथ ऑफ पेस था, और जो माओ पीरियड में क्या मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हुआ था, तो ये एक उसका फेलियर रहा। देन उसके बाद में इसमें आ जाएगा बच्चे लास्ट में ये द पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट, कि चाइना के अंदर क्या रहा कि माओ पीरियड के अंदर जो ओवरऑल जो पर कैपिटा जो ग्रेन आउटपुट था वो इंक्रीज नहीं हुआ था। तो ये भी एक क्या था, उसका सबसे बड़ा फेलियर था। तो बेसिकली 3 फेलियर्स हमारे पास आ गई। फर्स्ट क्या हो गया, एनी कंपल्सन टू इंट्रोड्यूस, ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड हमारे पास स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और थर्ड में क्या हो गया, द पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट। ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है, बाकी रीडिंग लगा लो। बताओ कोई दिक्कत, हो जाएंगे फेलियर्स चाइना के। ये डेवलपमेंट पाथ वाला पार्ट है सारा का सारा, इसमें अब ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बाकी सब लिखा हुआ है। और देखो इसके अंदर हमने देख ही लिया, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई चाइना में क्या था कि जो माओइस्ट पीरियड था उसके अंदर क्या था, स्लो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ था और मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था। पर इसके अंदर बता रखा है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब उन्होंने रिफॉर्म्स तो किए थे, देखो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, है ना, बट वो क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी standing foreign technology goods and per capita it failed डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म एंड, ये सारा कुछ करने के बाद, ग्रेट लीप फॉरवर्ड सब कुछ करने के बाद भी अल्टीमेटली जो रिजल्ट आना था वो नहीं आया था। तो इसका मतलब वो ओवरऑल क्या था, फेलियर ही था। तो ये तीनों पॉइंट फेलियर्स के हो गए। कीवर्ड मार्क कर लिए सबने, यस और नो, कीवर्ड मार्क हो गए क्या? यस सर, डन। हाँ, अब आते हैं अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में देखो अगेन वही सारा पोस्ट रिफॉर्म वाले पीरियड सारे देखो। अब चाइना का जो डेवलपमेंट पाथ है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बिफोर 1956 मतलब माओ पीरियड, और आफ्टर 1976 मतलब 78 ऑनवर्ड्स। तो वो बेसिकली वो जो उसके बिफोर वाले सारे फेलियर्स थे और उसके बाद वाले सारे क्या थे, अचीवमेंट्स हो गए। तो देखो वो सारे अचीवमेंट्स आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या हुआ कि 1978 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, वहाँ बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू फॉरेन कैपिटल वो सारा इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट आ गया और उसकी वजह से फिर आपको पता ही, जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था तभी तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बना चाइना, तभी तो फॉरेन कैपिटल आया, तभी सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला कम्यून सिस्टम, कि दो कम्यून सिस्टम देयर वाज ए मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कम्यून सिस्टम से क्या हुआ कि वहाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है फार्मर्स की जो इनकम थी, इक्विटी मेंटेन रही बेसिकली। और उसके बाद फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये आ गया एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक्सपेरिमेंटेशन वर्ड कीवर्ड कर लो कि चाइना बेसिकली क्या करता है, ये उसका एक अचीवमेंट ये कि वो कोई भी रिफॉर्म करता है तो उसको पहले एक्सपेरिमेंट स्टेज में करता है एंड देन उसको फिर क्या करता है वो, मतलब वो बार बार रिफॉर्म करता रहता है, उनको एक्सपेरिमेंट करता रहता है और उसको जो लगता है कि यार ये हमारे लिए ज़्यादा, उसको वो फिर वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर देता है। तो चाइना की सबसे स्ट्रेंथ क्या है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन करता रहता है नए नए, और उसकी वजह से वो
फास्ट रिफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और चाइना। तो चाइना के अंदर रिफॉर्म्स बहुत स्पीड अप होते हैं। वाई? बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये एक इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। और लास्ट वाले के अंदर तो एग्जाम्पल ही दे रखा है कि बेसिकली जो एग्रीकल्चर बढ़ा, वहाँ एग्रीकल्चर देखो, चाइना का स्ट्रेंथ रहा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में उन्होंने अच्छे रिफॉर्म्स किए, इन्वेस्टमेंट किए इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसकी वजह से बाकी सेक्टर भी क्या हुए, डेवलप हुए। तो बेसिकली जो इसका कीवर्ड्स है वो हम देख सकते हैं। सर इसका एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन का ही एग्जाम्पल है कि हाँ। पहले इन्होंने इंडिविजुअल्स को दिया लैंड और फिर स्प्रेड किया। बट एग्जाम्पल ठीक है, तो एग्जाम्पल ही रख लेते हैं हम। तो अब देखो अचीवमेंट्स के कीवर्ड्स क्या क्या हो गए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, इम्यून सिस्टम, ठीक है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर में क्या हुआ, मतलब ओवरऑल चाइना में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहा। देन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर एग्जाम्पल। देन फॉर एग्जाम्पल। आप बताओ ऐसे याद करने में आपको कितना टफ लगेगा, कितना बोरिंग लगेगा कि यार ये अचीवमेंट्स फेलियर्स, मतलब बच्चे को नींद ही आ जाएगी देखी कि यार इसको याद करना पड़ेगा क्या। बट अगर हम कीवर्ड से याद करते हैं तो बताओ इजी हो जाता है क्या, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इजी होता है। क्योंकि देखो वैसे भी आपको एज इट इज़ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी तो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बाकी मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप कीवर्ड्स हेल्पफुल होते हैं क्या थ्योरी में, यस और नो? यस सर, बहुत ज्यादा। है ना, कीवर्ड से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है, एक तरीके से मैथमेटिक्स की तरह हो जाता है ये सब कुछ। आईडी भी मतलब ऐसे हम बना सकते हैं कि मैक्रो की तरह बना लो कि भाई आईडी में करना क्या है। आईडी को पढ़ने का एक बेस्ट सा तरीका है, पहले चैप्टर की रीडिंग लगाओ, फिर चैप्टर का क्या कर लो, माइंड मैप कर लो, फिर टारगेट स्टडी, और टारगेट स्टडी के कीवर्ड। कीवर्ड में बेसिकली टारगेट स्टडी के देता हूँ ज़्यादातर। तो टारगेट स्टडी को तैयार करने के लिए उसके कीवर्ड्स मैंने सब दिए हैं, बस यहाँ ही फोकस करोगे तो उसके बाद आपका आराम से आईडी पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है ये। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हो गया क्या, अचीवमेंट्स में कोई दिक्कत हो जाएंगे, यस और नो? यस सर। ना, अब उसके बाद में पाकिस्तान तो बहुत इजी सा ही है। देखो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या आई है, देखिए फेलियर्स पाकिस्तान की। सबसे पहला फेलियर्स पाकिस्तान का कि 80s के अंदर, वी हैव सीन द अर्लियर सेक्शन दैट कंपेयर 80s द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड इट्स सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉलन इन द 90s। मतलब 90s ऑनवर्ड्स उसका जो जीडीपी है ना, वो तो आपने देखा है था, हमने वो जो इंडिकेटर जीडीपी इंडिकेटर किया था उसमें देखा था अपन ने कि 80s तक तो क्या था, 80s 90s तक तो चाइना पाकिस्तान इंडिया से उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट हाईएस्ट थी। बाद में फिर 19 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, उसमें जीडीपी डिक्रीज हो गया। तो बेसिकली जीडीपी ग्रोथ रेट ले लो, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी कीवर्ड्स ले लो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आ गया उसमें री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी, इसमें कहीं दे रखा होगा इसका जो कीवर्ड्स आएगा वो ये रहा, री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है कि पाकिस्तान में जो आपने देखा था कि पाकिस्तान और चाइना हमारे से पॉवर्टी के अंदर दोनों ही आगे थे, अभी भी आपने पढ़ा था। तो पॉवर्टी के अंदर दोनों ही कंट्री हमारे से क्या रहा है, हमेशा आगे रहे। बट पाकिस्तान में वापस री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी हुआ, और उसका मेन रीज़न दो ही होते हैं। देखो पाकिस्तान में बार बार पॉवर्टी री इमर्ज होती है, उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो रेमिटेंसेज जो अनसर्टेन है, और एक एग्रीकल्चर। इस वजह से बेसिकली वही रीज़न यहाँ दे रखा होगा सारा। देखो आप पढ़ो, इसमें ये सब कुछ दे रखा होगा कि पाकिस्तान में, मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में दे भी रखा है शायद, एनसीईआरटी के अंदर ये पूरा एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो बेसिकली ये आपको ये रीज़न बताने, फेलियर्स ही बताने, फेलियर्स ही हो पाकिस्तान ही बताने आपको। पाकिस्तान के जो फेलियर्स हैं, और जो बेसिकली जो पाकिस्तान का इकोनॉमीज डिपेंड ऑन रेमिटेंसेज और एग्रीकल्चर, और इसकी वजह से वहाँ पॉवर्टी री इमरजेंस हो रही है। तो ये इसमें आपको ये कीवर्ड मार्क कर लेना है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट के अंदर री इमरजेंसीज, ये जो ये आ गया ना मिडिल ईस्ट, ये रेमिटेंसेज का पॉइंट आ गया, तो इसमें रेमिटेंसेज का पॉइंट आ गया, और उसके अंदर री इमरजेंसी ऑफ पॉवर्टी हो गया। और फर्स्ट वाले के अंदर क्या हो गया, जीडीपी रेट वॉज, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो गया, डिक्रीज्ड। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? सर लास्ट वाले का क्या था, लास्ट पॉइंट का कीवर्ड? रेमिटेंसेज,
द पाकिस्तान मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कैम फ्रॉम रेमिटेंसेज। और ये रेमिटेंसेज का पॉइंट हम डेवलपमेंट पाथ में डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या होता है रेमिटेंसेज। यस सर। तो ये बताओ फेलियर के 3 कीवर्ड कौन कौन से हो गए। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। हाँ, ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर नहीं है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी डिक्रीज हो गया। सेकंड रीइमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी। और थर्ड क्या हो गया, रेमिटेंस। रेमिटेंसेस। ये 3 वर्ड याद रखने, बाकी रीडिंग लगा लेना, एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत है नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख दोगे। और जब आप चैप्टर बार बार पढ़ोगे, तैयार करोगे, तो आपके पास बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे। तो बस कीवर्ड अगर आपको याद रहेंगे तो आप डिटेल आराम से लिख के आ जाओगे, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद अचीवमेंट्स, पाकिस्तान के अचीवमेंट्स क्या हुआ कि फिर पाकिस्तान ने क्या किया, वापस रिकवर किया। जीडीपी रजिस्टर्ड ए ग्रोथ ऑफ 5% हाईएस्ट व्हेन द कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड। तो इसका मतलब में कीवर्ड हम लेंगे रिकवर्ड। पाकिस्तान हैज रिकवर्ड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। 90s के बाद डाउनफॉल हुआ, बट बाद में वापस उसने रिकवर कर दिया। अब प्रेजेंट में वापस क्या हो गया, डाउनफॉल आ गया। यस और नो। देन उसके बाद में एग्रीकल्चर, कि पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उन्होंने क्या किया, ग्रोथ किया, बट रिसेंटली एग्रीकल्चर भी डाउनफॉल है वहाँ। और मैक्रो इंडिकेटर्स, 3 कीवर्ड याद करना है। फर्स्ट पॉइंट कीवर्ड क्या है, रिकवर्ड, पाकिस्तान एज ए रिकवर्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड क्या हो गया, एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड ग्रोथ। और लास्ट वाले में क्या आ गया, मैक्रो इंडिकेटर्स। यस और नो। हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल। यस सर। तीनों कीवर्ड Yes, मार्क कर sir. लिया आपने। ओके ना। उसके बाद में अब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ गए। ये देखो, अब ये पूरे चैप्टर की समरी आ गई है, कंक्लूजन। और इसके अंदर देखो बड़ा समराइज है, जो अब तक पढ़ा ना उसको हम जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इंडिया। इंडिया के बारे में ये कुछ फैक्ट्स है जो आप 100% एग्री करोगे। सारा डेवलपमेंट पाथ, सब कुछ कंपेटिटिव स्टडी, पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के बाद में फाइनली आप इन सारे पॉइंट्स पे एग्री करोगे। देखो, जैसे इंडिया के बारे में हम ओवरऑल कमेंट करें तो क्या बोलेंगे कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया चाइना इज मॉडरेट। यस और नो। आपका सारा कंपेटिटिव स्टडी सब कुछ करने के बाद में ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप कि इंडिया की जो ग्रोथ रही है वो क्या रही है, मॉडरेट रही है। यस और नो। सेकंड, जो इसकी जो पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, जो बेसिकली है मेजोरिटी पॉपुलेशन, आप देखिए ये भी आपने देखा था, एनालिसिस किया था कि हमारा सबसे बड़ा वीक ये रहा है कि आज भी हमारी जो है वो ऑलमोस्ट 55% पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। यस और नो। यस ये सर। भी आप एग्री करेंगे। देन उसके बाद में पॉवर्टी वाला, कि आपने देखा कि तीनों कंट्रीज में हमारा पॉवर्टी जो है वो सबसे वर्स्ट रहा है। देन उसके बाद में पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मोर देन फोर्थ पॉपुलेशन देन लिव द बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इट्स ईयर टू रेज, मतलब अभी तक हमारी पर कैपिटा और लिविंग स्टैंडर्ड हमारा वीक ही रहा है, अभी हमारे को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो बताओ ये सारे पॉइंट एग्री कर रहे हैं क्या, बिल्कुल इंडिया के बारे में सही है। यस और नो। यस सर। सेम वैसे अब देखो पाकिस्तान के चाइना के बारे में देखो। चाइना जो है उसका फर्स्ट पॉइंट आ गया कि सक्सेस राइजिंग इन ग्रोथ लेवल अलोंग विथ पॉवर्टी एलिवेशन। तो इसका मतलब ये कि राइजिंग द ग्रोथ, बेसिकली जो चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने ग्रोथ भी मेंटेन की और साथ में पॉवर्टी एलिवेशन ये सारा मेंटेन किया। इट हैज़ मार्केट सिस्टम विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट, मतलब उसने मार्केट इकोनॉमी को भी अडेप्ट किया बट कमांड इकोनॉमी उसने रही। वन पार्टी रूल आज भी है, वो भी आज भी कायम उसने रखा है। रिटेन कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड अलाउइंग द इंडिविजुअल। तो ये दोनों चीज़ें उसने करके क्या किया, इनइक्वलिटीज़ नहीं होने दिया, इक्वलिटीज़ मेंटेन की। तो मतलब उसने एग्रीकल्चर को क्या किया, प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन बना दिया। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स उसके बहुत अच्छे रहे। तो इसका मतलब रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप के साथ साथ इंडिविजुअल ओनरशिप भी, दोनों का मिक्स करके फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, चाइना इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी इन द रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ पे उन्होंने काम किया और इंडिया यही फेल हो गया, इंडिया रूरल एरियाज़ पे ही वर्क नहीं कर पाया।
ए पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, आपने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से चाइना को पता लगता है कि वहाँ के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो फार फार बेटर एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो चाइना ने वो भी मेंटेन रखा कि वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर पे भी उन्होंने काम किया। तो बताओ चाइना के बारे में सही है सारी बातें, यस और नो? यस सर। अब देखते हैं यस सर। पाकिस्तान के बारे में भी सब कुछ फैक्ट सेम है। ये सारे आपके एनसीईआरटी में कंक्लूजन के अंदर दे रखा है सब कुछ। मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अरेंज कर दिया। वहाँ अरेंज किया हुआ नहीं है, एनसीईआरटी में पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसको यहाँ अरेंज कर दिया। तो देखो पाकिस्तान की बात करें तो लैक ऑफ पॉलिटिकल, ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में आप देखो हमेशा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, यस और नो? देन यस सर। और डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस, ये भी हमें पता है, और फाइनेंशियली हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज। वोलेटाइल परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका एग्रीकल्चर हमेशा ही वोलेटाइल रहता है। रिकवर फ्रॉम अर्थक्वेक के बाद क्या हुआ, अर्थक्वेक से रिकवर किया, फिर वो चैलेंज, उसके लिए चैलेंज था 2005 में अर्थक्वेक आया था, और अभी रिसेंटली वहाँ फ्लड आ गया था। तो वो ये भी मतलब उस वहाँ हम ये कह सकते हैं कि वहाँ जो है ना बेसिकली ये जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ आती रहती है बेसिकली, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। डिस्पाइट द अबव प्रॉब्लम कंट्री होपिंग द इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ मेंटेनिंग द हाई, बट फिर भी वो कहते हैं कि नहीं हम अच्छा करेंगे और करेंगे, तो दे आर वेरी मोटिवेटेड और कर भी रहे हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स, ये आपका चैप्टर नाउ इज कंप्लीटेड। ओके, तो आप देखिए इसकी टारगेट स्टडी कर लेते हैं फटाफट। तो देखो अब कितना इजी हो जाएगा। अब आप सोचो इस चैप्टर को, मैंने आपको क्या बोला था कि इस चैप्टर को कितने मार्क्स का चैप्टर है, ये ओनली वन चैप्टर 8 मार्क्स का, पूरी इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी इसको आप लूज नहीं करेंगे, इसको मतलब आपको पकड़ के रखना है, और आपको इसको कीप एंड टच, रिवाइज एंड रिवाइज करते रहो। तो मैं देखो टारगेट स्टडी देख लो इसकी बिल्कुल टारगेट स्टडी में 2 ही टॉपिक टारगेट स्टडी है इसकी। एक तो आपको क्या करना है, चाइना का डेवलपमेंट पाथ, क्योंकि देखो इसका रीज़न देखिए आप, इंडिया का डेवलपमेंट पाथ हमें पता ही है, उससे पाकिस्तान हम डेवलप कर लेंगे, तो वो तो ऑटो इंडिया पाकिस्तान का डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा। तो आपको बस केवल और केवल क्या करना है, क्या करना है, चाइना का कर लो, और चाइना का मेन है। चाइना का मेन है, बाकी दोनों तो वैसे डेवलप कर लेंगे हम। और चाइना को भी मैंने इजी बना दिया कीवर्ड से, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको चाइना में भी दिक्कत आएगी। उसके बाद में जो टारगेट स्टडी है वो बेसिकली ये बाकी डेमोग्राफिक और ये सब तो क्या है, इन पे तो टेबल्स आएगी, तो टेबल्स वाले में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक एसडीआई वाला फिर आप ले सकते हो टारगेट स्टडी में, एसडीआई वाला टॉपिक पूरा ले सकते हो, कि वो एसडीआई वाला टेबल के साथ भी आ जाता है, बिना टेबल के भी आ जाता है, लिबर्टी इंडेक्स और वो सारा। तो एसडीआई वाला एक टारगेट स्टडी ले सकते हो। एक क्या ले सकते हो आप, चाइना का डेवलपमेंट। बाकी चैप्टर अगर आप रीडिंग लगा लो बार बार तो वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, तो इसलिए बहुत इजी चैप्टर हो जाता है। वैसे बहुत टफ लगता है, बट एक बार आप इसको पढ़ा, एक बार मैंने टारगेट स्टडी बताई, अभी मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, आप एक बार टेस्ट दे देंगे, तो बाद में ये चैप्टर आपको सबसे ईजी लगेगा, और इसको करना ही है हमारे को, क्योंकि ये एक चैप्टर 8 मार्क्स का है, तो हमें इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है।